नमस्कार, जोहार और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग प्रोग्राम्स, कोर्सेज, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारा जानकारी देने का तरीका ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड से एक एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और आपको उस पूरे कोर्स के बारे में विस्तारित जानकारी देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी। हम आज बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जागेश कुमार रंजन जी, जो कि उषा मार्टिन में एचओडी हैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। फॉरेंसिक साइंस ऐसा फील्ड है जिसमें कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं और ख़ास करके अभी की जो जनरेशन है ना, वो थोड़ा ट्रू क्राइम वगैरह ज़्यादा देखती है, तो उनको ना फॉरेंसिक साइंस थोड़ा सा लगता है दिलचस्प। तो सबसे पहले तो इस फील्ड को हम जो देखते हैं वो और एक प्रोफेसर के तौर पर जो आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस फील्ड के बारे में बताइए कि इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है। जैसा कि मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि फॉरेंसिक साइंस होती क्या है। जी। तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसे डिसिप्लिन होती है जहाँ पे किसी क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस है, फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करके उसके केमिकल मेथड्स, जहाँ पे हम साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूटिलाइज करके हम उस क्राइम्स को सॉल्व करना, यानी कि जो क्रिमिनल है उसका पुष्टि करना कि उसी ने ही क्राइम किया है और उसी एविडेंसेस को कोर्ट में सपोर्ट करना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो एक इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है फॉरेंसिक साइंस। और जैसे फॉरेंसिक वर्ड है, बेसिकली जो ये है कि लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है। मतलब होता है फॉरेंसिस। फॉरेंसिस मतलब ओपन फॉरेन, ओपन फॉरेन मतलब ओपन कोर्ट। जो पहले के टाइम पे क्या थे कि एक ओपन कोर्ट होता था जहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल होता था उसके मुद्दे पे डिस्कशन करना और डिस्कशन करके उसकी कंक्लूजन लाना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक। अगर फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री की बात करें, कब से इसकी पढ़ाई शुरू हुई और कौन थे इनके मतलब फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, उन सब विषयों पे अगर आप कुछ बताना चाहें तो। ये फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई हमारे इंडिया में देखे तो ये 1900 शताब्दी में ही स्टार्ट हुई है। जो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी थी, जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जो दिल्ली में है, वहीं पे ये कैरिकुलम डिज़ाइन हुआ। और जैसे अगर हम लोग फॉरेंसिक से इंस्पायर होने की बात करते हैं तो हम लोग एक फेमस कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं, शेरलॉक होम, जो काफ़ी चालाक था और किसी भी क्राइम की गुत्थी को ईजिली सॉल्व कर लेता था। तो शेरलॉक होम एक उपन्यास से आया है। तो वो जो उसके राइटर थे, ऑथर कैनन डोनाल्ड, उन्होंने ये बुक लिखा था। तो उस फिक्शन कैरेक्टर को देख के हम लोग बचपन में भी हम लोग वो उपन्यास को पढ़े हैं, तो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं उस बुक से कि एक साधारण सा इंसान जो इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्राइम को ईजिली सॉल्व कर लेता है। और अभी तो देखिए इंडिया में काफ़ी यूनिवर्सिटी ने ये कैरिकुलम को एडॉप्ट किया है। जी, अगर हम फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। अगर हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो ये बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस होते हैं, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस होते हैं। साथ में अगर हम लोग देखिए इसके और अदर ब्रांचेज को देखें तो क्रिमिनोलॉजी को भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। इसमें केमिस्ट्री का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बायोलॉजी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एंथ्रोपोलॉजी का भी होता है, ओडेंटोलॉजी का भी होता है और साइकोलॉजी का भी होता है, सोशियोलॉजी का भी होता है। तो ये काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी वाइड है। जी, अगर सर एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले एक तो बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस की क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या 12th में हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे, और इसके बाद एक एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, इसकी भी क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये दोनों को बताइए। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा इसके बारे में कि अगर आप लोग बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट को अगर लेना है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, उनका बैकग्राउंड में केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाली भी ले सकते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई बीएससी फॉरेंसिक साइंस की बात। अगर हम लोग एमएससी फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के किसी भी
स्ट्रीम के बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक अगर एमएससी फिज़िक्स है तो, या फिर बीएससी फिज़िक्स या फिर बीएससी मैथमेटिक्स है, तो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। बैलिस्टिक्स एक होता है जहाँ पे हम लोग गन वगैरह की फायर की एनालिसिस करते हैं, तो वो बैलिस्टिक्स चूज कर सकते हैं। या फिर अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, इस तरह का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो है वो फॉरेंसिक बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, जिसमें डीएनए एनालिसिस वगैरह होते हैं। जी, तो अगर 12th के बाद है तो एलिजिबिलिटी में ये है कि केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। साइंस फील्ड ऑप्ट करिए और साथ में केमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी या मैथ्स में से दोनों कुछ हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री ज़रूरी है। और जब ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपका बीएससी होना चाहिए, भले ही वो कोई भी फील्ड में हो, लेकिन बीएससी होना चाहिए। इवन आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। अगर फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग की आती है लाइव डिटेक्टर टेस्ट की बात करते हैं, जहाँ पॉलीग्राफी टेस्ट है, तो वो सब फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का वर्क होता है। तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं ये। जी, मतलब कि फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे स्टेम्स हैं। अगर आपको फॉरेंसिक में अगर मास्टर्स करना है तो आप बीए भी किए हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि कौन सा आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उसमें आपकी जो बीए की पढ़ाई जो है वो कैसे काम आएगी। अगर कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर सोच भी लिया है कि यही कोर्स पढ़ना है, तभी ये नहीं पता है कि किस कॉलेज में इसकी बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। तो पूरे भारत की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस की कहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर हम लोग टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और अभी जो फ़िलहाल बन गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में टोटल 9 स्टेट में है। जैसे हम लोग बात करते हैं, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, इम्फाल हो गया, आपका मणिपुर हो गया, भोपाल हो गया। इस तरह से 9 स्टेट में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और एक दिल्ली भी है हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो सबसे ऑलमोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और इधर हम राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी झारखंड भी, अगर झारखंड की बात करें तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी झारखंड। हमारे ऊषा मार्टिन में हमारे अभी जो फिलहाल बीएससी की प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए, अभी नेक्स्ट हम लोग एमएससी की भी प्रोग्राम बहुत जल्द ही शुरुआत करने वाले हैं। जी, तो सर कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में सर अगर मान लीजिए बीएससी करना है तो क्या कुछ फ़ीस रहता है? ऑलमोस्ट ये हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाइज वेरी करता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम फ़ी होती है। ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के समथिंग फ़ी में स्टूडेंट पूरी सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30 to 40,000 पर सेमेस्टर के आसपास में हो जाते हैं। जो मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, क्योंकि जहाँ तक बात है कॉलेजेस की फ़ीस की, वो शायद हम नेट पे भी देख लें, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो इस फील्ड का एक्सपीरियंस इंसान है वही आपको बता पाएगा कि इस फील्ड में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो फॉरेंसिक साइंस में सर क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसा कि हम पहले बताएं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है इसमें। जैसे हम लोग फॉरेंसिक केमिस्ट की बात करते हैं या फॉरेंसिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक फॉरेंसिक केमिस्ट्री पर्सन ही उस लैब में एनालिसिस कर सकता है। तो जितनी भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग पॉलीग्राफ एनालिसिस करते हैं या फिर अगर नार्कोटिक एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम लोग ब्रेन मैपिंग की बात करें, वहाँ पे भी फॉरेंसिक मेडिसिन की यूज होती है। या फिर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की बात करें, जो भी ड्रग सैंपल है या फिर पॉइजनस सैंपल्स की एनालिसिस करनी हो, तो वहाँ पे फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजिस्ट की। या फिर टिथ सैंपल की बात करें तो ऑडियंटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है फॉरेंसिक ऑडियंटोलॉजिस्ट। तो इस तरह से काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है। जी, तो बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में इस प्रोग्राम की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, जुडिशरी में भी काम आती है, हॉस्पिटल में, डिफेंस में, कई जगह पर आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं यदि आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का सर ये रहता है कि उनको भारत से बाहर जा कर के पढ़ना है, तो भारत से बाहर जा कर के पढ़ने के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं फॉरेंसिक साइंस में? जैसे भारत से बाहर की बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्री में ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट टाइप ऑफ कोर्सेस रन करते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया में है
बाहर से स्टूडेंट इंडिया में आ रहे हैं फॉरेंसिक साइंस पढ़ने, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी है इन फॉरेंसिक साइंस। तो इस तरह से कंप्लीट यूनिवर्सिटी है, एक कंप्लीट कैरिकुलम डिज़ाइन किया गया है जो क्रिमिनल्स को जो भी एविडेंसेस है उसकी सॉल्व कर ले। तो एक कंप्लीट कैरिकुलम जो इंडिया में मिलता है, बाहर उस तरह की स्टडीज़ नहीं हो पाती, इसलिए बाहर से बच्चे आते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो युगांडा में एस्टेब्लिश्ड हुई है। अच्छा। जहाँ मैंने बोला कि 9 यूनिवर्सिटी इंडिया में है, तो एक युगांडा में भी इस तरह की यूनिवर्सिटी रन कर रही है गवर्नमेंट। जी, फॉरेंसिक साइंस के साथ ना एक और जो प्रोग्राम कहेंगे क्रिमिनोलॉजी हमेशा आता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सिमिलर थिंग है, दोनों ही साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके क्रिमिनल्स के जो भी एविडेंसेस है सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये क्रिमिनल के माइंड को रीडिंग करते हैं क्रिमिनोलॉजी, और एक जो पुलिस इन्फोर्समेंट के तौर पे जो भी क्रिमिनल से एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं बिकॉज यूज ऑफ द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो इस तरह की पढ़ाई हम क्रिमिनोलॉजी में करते हैं। जी, कई बार होता है कि किसी फील्ड में इंटरेस्ट बहुत होता है, पर ये नहीं पता है कि उस फील्ड में अगर जाएंगे, उस कोर्स को अगर ऑप्ट करेंगे तो वो हमसे हो पाएगा कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए MBBS की ही बात करें, डॉक्टर बनने की इच्छा कितने सारे लोगों में होती है, लेकिन अगर हम नीट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे और बच्चों को छाटेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन बच्चे एक्चुअल में डॉक्टर बनने के लिए डिजर्विंग है। इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, और ये पता करना कि वो हमसे हो पाएगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की अगर बात करें तो फॉरेंसिक साइंस की, मान लीजिए BSc इन फॉरेंसिक साइंस की अगर खास करके बात करें तो क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें? जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो वहाँ पे बेसिक जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री होती है, बेसिक लेवल, लाइक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये सब जो क्वांटम केमिस्ट्री है, जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। फिर फिजिक्स की बात करें तो जहाँ बैलिस्टिक्स में जो चीज़ें की यूज होती हैं तो फिजिक्स की भी स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ कैरियर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, इस तरह की कोर्सेस हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट हायर स्टडी में जाते हैं तो कुछ और कोर कोर्सेस होते हैं, लाइक बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, और डर्मेटोग्राफिक्स हो गया, हैंड राइटिंग एनालिसिस हो गया, फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस हो गया, या फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक हो गए, टॉक्सिकोलॉजी हो गया। तो इस तरह के कंबाइंड टाइप ऑफ कोर्सेस है। कुछ लॉ के भी कोर्सेस है, बिकॉज विदाउट हम लोग लॉ को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग किसी भी क्रिमिनल की जस्टिस को या फिर इस तरह की चीज़ों को। तो हम लोग की लॉ को भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हम लोग क्रिमिनोलॉजी या क्राइम एंड सोसाइटी, इस तरह के कोर्सेस जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के कुछ कोर्सेस हैं, तो वो सब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग अपने फॉरेंसिक साइंस के कैरिकुलम में। जी, अभी तक हम थोड़ा अंडर ग्रेजुएट में ही थोड़ा फोकस कर रहे थे। हो सकता है कई सारे दर्शकों में से ऐसे लोग हों जिन्होंने ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस में भी किया हो पर आगे नहीं पता है कि क्या करना है। तो अगर हम मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद और क्या कुछ संभावनाएं खुल जाती हैं? बिल्कुल, मास्टर्स के बाद और एक स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन है, लाइक हम लोग अगर टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो हम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कोई भी पॉइजन को ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में किसी भी एविडेंसेस जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, अगर वो आया हमारे लैब में तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर हम लोग मिक्सचर ऑफ सैंपल्स है, कोई ड्रग सैंपल ही मिक्सचर ऑफ सैंपल्स है, उसको सेपरेट करना और उस अननोन सैंपल के बारे में जानना है, तो HPLC का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग उस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट आउट करें ताकि अननोन सैंपल को हम लोग पता करें। तो वहाँ पे फॉरेंसिक केमिस्ट्री का एक वास्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट है तो साइकोलॉजिस्ट को नारकोटिक एनालिसिस आना ज़रूरी है या फिर पॉलीग्राफिक एनालिसिस आना ज़रूरी है। तो इस तरह से मास्टर करने के बाद और भी ज़्यादा उस जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में साउंड नॉलेज हो जाता है। जी, अगर टीचिंग लाइन में संभावनाओं की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी ने मैथ्स ऑनर्स किया है तो ये समझ में आएगा कि वो स्कूल में मैथ्स का तो टीचर बन सकता है, पर क्योंकि फॉरेंसिक साइंस जो है स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो स्कूल टीचर कैसे बन सकते हैं अगर इस फील्ड में पढ़ाई की है तो, और प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं? कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो फॉरेंसिक से स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। तो वहाँ पे पहला क्राइटेरिया है कि हमें आइदर केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी से ग्रेजुएट होनी ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन के बाद BEd डिग्री की सर्टिफिकेट होनी ज़रूरी है। अगर ये हम फुलफ़िल कर लेते हैं तो हम लोग स्कूल्स में भी अपना फॉरेंसिक को लेके हम लोग कैरियर
बना सकते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन फॉरेंसिक से भी किए हैं वो डायरेक्टली बीएड कंप्लीट कर लिए, तो वहाँ पे वो टीचिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हैं स्कूल में जी। और कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसी अगर निकलती है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है कि एक फॉरेंसिक साइंस से मास्टर होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं तो वो और एक साउंड नॉलेज हो जाता है कि जैसे पीएचडी करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके आगे फिर एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद फिर प्रोफेसर्स बन सकते हैं। जी, आप रिसर्च की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ सा स्पेशलाइजेशन होता है फॉरेंसिक साइंस में जिसको कि हम ऑप्ट कर सकते हैं? जैसे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है तो उसमें जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, और उससे और भी क्या बेहतर कर सकते हैं वो रिसर्च से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ों को ईजिली सिंपलीफाई तरीके से और करना, तो उस चीज़ पीएचडी के बाद ही मुझे पता चलता है। या सिंपल बोलते हैं कि फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस, तो फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस में भी तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं अभी, तो उस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जब तक रिसर्च करेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, है ना। तो उसके लिए जो फिंगर प्रिंट एनालिसिस के लिए सपोज दैट अगर कोई नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो और बेहतर तरीका अगर नैनो पार्टिकल का सब्स्टिट्यूट अगर ढूंढ सकते हैं तो ये सब चीज़ें रिसर्च से ही पता चलती है। तो यहाँ पे हमें पीएचडी करने के बाद काफ़ी चीज़ हमें पता लग जाती है इससे, और उससे और भी सिंप्लीफाई तरीका हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी, अगर बच्चों का जब प्लेसमेंट होता है इस प्रोग्राम को करने के बाद तो क्या कुछ पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे आफ्टर ग्रेजुएशंस की बात करते हैं तो ग्रेजुएशंस के बाद ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख का सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम दर्शकों को कि एक एग्ज़ाम होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर, एक फैक्ट करके एग्ज़ाम होता है, फॉरेंसिक साइंस एप्टीट्यूड कैलिबर टेस्ट। ये एग्ज़ाम जो भी क्वालिफाई करते हैं उसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लैबोरेटरी में एंटर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उन लोगों की जॉब अलॉट करते हैं, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं। एक दूसरा एग्ज़ाम होता है फैक्ट प्लस, जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं या फिर जो फैक्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिए उन लोग उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी 5 इयर्स के ड्यूरेशंस या फिर जो 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यू हो जाती है। तो और जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री ने ये एक अपना स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले 2020 में कि ऑलमोस्ट 2025 तक जो 30,000 वैकेंसी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आने वाली है। अच्छा। और उन्होंने ये भी बोला था कि हर एक पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये काफ़ी सुनहरा अवसर है अभी आने वाले समय में। जी, अगर सुनहरे अवसर की बात करें तो एक बार फ्यूचर के बारे में भी जानना चाहेंगे फॉरेंसिक साइंस का, क्योंकि अगर हम कोई कोर्स आज करते हैं तो उसके बाद हमें उस लाइफ टाइम उस कोर्स के थ्रू मतलब जॉब करना है, और तो उसका क्या फ्यूचर है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉरेंसिक साइंस का आने वाले समय में आपको क्या लगता है, कैसे क्या डिमांड बढ़ने वाली है इसकी? बिल्कुल डिमांड बढ़ने वाली है, जैसा कि अभी बताएं कि 2025 के बाद और भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, और हर एक पुलिस स्टेशन में, और इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है तो यहाँ पे क्राइम्स के रेट डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, और पॉपुलेशन भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से अगर क्राइम्स जहाँ पे बढ़ती है तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली है जी जॉब अपॉर्चुनिटी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बढ़ेगी, और जो फॉरेंसिक कंप्लीट करेंगे आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर होगा। जी, अगर स्कॉलरशिप टेस्ट या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की बात करें तो अगर फॉरेंसिक साइंस के जितने भी कोर्सेज़ हैं तो उनमें क्या कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल है बच्चों के लिए? जैसे हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी मेरिट बेस्ड पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती है, तो जैसे हम लोग अपने ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में जो झारखंड के जो लोकल रेसिडेंट हैं, लाइक जिनके पास झारखंड की ओरिजिनल डोमिसाइल है, तो उनके लिए हम लोग 10% जो सेमेस्टर फ़ी है उसमें रिलैक्सेशन देते हैं। और जैसे गवर्नमेंट की और भी जैसे ई कल्याण है उसके थ्रू भी स्कॉलरशिप और गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स की क्वालिटी की बात करें तो क्या कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए उनमें, क्या कुछ स्किल्स अगर आप देखते हैं कि ये सारे स्किल्स या क्वालिटीज़ आप में है तो आपको फॉरेंसिक साइंस में ज़रूर करियर बनाना चाहिए? जी हाँ,
स्टूडेंट जो वैसे स्टूडेंट को ये फॉरेंसिक साइंस लेनी चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो कि हाँ क्राइम सॉल्व जो भी क्राइम सीन से जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं एविडेंसेस उसको सॉल्व करना, एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की जो चाहत होती है एक स्टूडेंट में, और जिनके पास ये भी होता है कि हम साइंटिफिक नॉलेज भी हमें गेन करनी है, तो ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत बेटर होगा। और वैसे स्टूडेंट को लेना चाहिए जिनके पास कीन ऑब्जर्वेशन क्षमता हो, जो अच्छा ऑब्जर्वेशन हो उनके पास, एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल करने की क्षमता हो, क्योंकि ये है कि क्राइम सीन में जाके वहाँ से कलेक्ट करना कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए। जी, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आते हैं तो उसको लेकर के कभी कभार कन्फ्यूजन होता है, तो जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट गेटवेज़ है कोर्स में एडमिशन लेने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसको अगर आप एक्सप्लेन करें तो। बिल्कुल, ये अभी 34 इयर्स के बाद एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का स्कीम है जी। तो जैसे ये अगर ऑनर्स कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं, सपोज दैट हम लोग BSc फॉरेंसिक साइंस ऑनर्स की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो क्रेडिट होते हैं हम लोग अलॉट करते हैं, ऑलमोस्ट 170 to 180 क्रेडिट्स के समथिंग हम लोग अलॉट करते हैं। तो इसमें हम लोग को एग्जिट ऑप्शन भी होता है, अगर स्टूडेंट सपोज दैट फर्स्ट ईयर में अगर वो पर्टिकुलर कोर्स को क्विट करना चाहता है, तो 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लेके वो क्विट कर सकता है। उसके बाद उसको एक कंपलसरी चीज़ होती है कि जो वोकेशनल कोर्सेस है उसको 3 या 4 मंथ्स का वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस से उसको करना कंपलसरी होता है, तो वो 4 क्रेडिट या फिर 5 क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्रीम वो अलॉट करते हैं उस क्रेडिट को। तो यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर अगर 2 साल के बाद वो क्विट करना चाहता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो लेके वो क्विट कर सकता है। उसके बाद फिर डिग्री सर्टिफिकेट 3 इयर्स के बाद वो लेके क्विट कर सकता है। उसके बाद फिर 4 इयर्स के बाद वो ऑनर्स सर्टिफिकेट होता है। तो अगर स्टूडेंट चाहे कि अगर 1 साल के बाद छोड़ के, अगर सपोज दैट किसी को फाइनेंशियल इशू है या फिर कहीं और जॉब में जाना चाहता है या फिर उसका कोई और फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ जाके वो कर सकता है। उसके बाद फिर से अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो वहाँ पे आके वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद है और पर्सनली मुझे ये चीज़ तो काफ़ी फ़ायदेमंद लगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक और चीज़ है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं एक कोर्स के अंदर, तो फॉरेंसिक साइंस के साथ ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो ऑप्ट करने से बहुत बेनिफिशियल होगा? जैसे कुछ तो कैरियर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस है, लाइक हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति चिंतित होना चाहिए कि डे बाय डे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उससे भी हार्मफुल गैसेस इमिट हो रही है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोर्सेस तो होनी ही चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे जो भी इलीगल पॉचिंग हो रहे हैं टू एंडेंजरस स्पीसीज या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज को, उसके कंजर्वेशन के लिए भी हम लोग को चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या है कि एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन पड़ेगी, उसमें डायरेक्टली हमारे अर्थ पे ही प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स हमारे पे प्रॉब्लम होगी। तो उस तरह के स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए और इलीगल पॉचिंग और इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष देशमुख यूनिवर्सिटी विच इज़ इन जबलपुर, ये जबलपुर में है, जहाँ पे ये BSc इन वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक इस तरह की पढ़ाई अभी हो रही है। जी, हमने फ़ॉरेन में स्टडी की बात की थी पर फ़ॉरेन में जॉब की बात नहीं की थी। अगर मान लीजिए भारत से ही पढ़ाई की है, फॉरेंसिक साइंस की परीक्षा है कि बाहर जाकर के जॉब करें, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की जो जॉब्स हैं, या फिर जितने भी लाइक हम लोग बात करें कि एक कोई इंश्योरेंस कंपनी है सपोज दैट, तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को रखती है ताकि जो भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स है या फिर इलीगल क्राइम सीन्स है इस तरह के, तो उसको सॉल्व करना, या फिर जो भी सपोज दैट ऑटोप्सी है
वहाँ से जो भी बॉडी फ्लूइड आती है उसके एनालिसिस करना। तो यहाँ पे जो पढ़ाई करने के बाद एक एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सपोज दैट MBBS जो कंप्लीट करते हैं वो ऑटोप्सी के एक्सपर्ट होते हैं। तो जो भी बॉडी कैविटीज़ है ना, तो जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स है उसको चेक करना, तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। और इंडिया में इसकी स्टडी बहुत ही प्रॉपरली होती है, उसकी करिकुलम वेल डिज़ाइन है। तो यहाँ से जाके आप गवर्नमेंट और जैसे आउटसाइड ऑफ इंडिया है या अब्रॉड है, वहाँ भी जाके अपना बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर ढूंढ सकते हैं अपने जॉब के लिए। बहुत सारे फील्ड्स में इसकी ज़रूरत है, जैसे अभी आपने बताया इंश्योरेंस यानी कि बैंकिंग में भी फॉरेंसिक साइंस की ज़रूरत है, डिफेंस में भी है और हॉस्पिटल वगैरह हर जगह पर है। स्पेसिफिकली अगर बात करें कि जॉब प्रोफाइल में क्या कुछ काम करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसमें फिर आप क्या देखते हैं कि वो क्या जॉब प्रोफाइल क्या होगी वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस में पढ़ने के बाद? अब आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोप्सी की बात होती है, पोस्टमार्टम की बात होती है। तो जो भी ऐसे सस्पेक्ट सपोज दैट आते हैं, जब अगर सपोज दैट हार्ट अटैक की ही बात करते हैं तो हो सकता है हार्ट अटैक नेचुरल हो, लेकिन कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं ये जो हार्ट अटैक है वो जानबूझ के करवाया गया है, किसी पॉइजन इंजेक्ट करके करवाया गया है। तो उस तरह के हार्ट अटैक को हम लोग इंड्यूस टाइप ऑफ हार्ट अटैक बोलते हैं। तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं, जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, जो आफ्टर MBBS जो फॉरेंसिक की स्टडी करते हैं, तो वो लोग एनालाइज करते हैं कि ऑटोप्सी के बाद जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ड्रग की सैंपल के एनालाइज करते हैं। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये नेचुरल डेथ है या फिर ये इंड्यूस्ड डेथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हमने हर तरीके की संभावनाओं के बारे में चर्चा की है, चाहे वो BSc MSc हो या फिर स्पेशलाइजेशन ही क्यों ना हो, फॉरेन में जाकर के भी इसकी क्या कुछ संभावनाएं हैं उस पर भी हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं अलग अलग कोर्सेज और सब्जेक्ट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।